किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही धरने करते रहेंगे। आपको हमने चुना है, आपने हम नहीं चुने। नमस्कार, देश की बात में पहले किसानों का रेल रोको अभियान किसान आंदोलन का आज 85वां दिन है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक देश भर के कई शहरों में किसानों ने रेल पटरियों पर उतरकर प्रदर्शन किया। पुलिस की बड़े पैमाने पर तैनाती रही, बावजूद इसके किसान अपना आंदोलन करते रहे। किसानों का मकसद शांति से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना था। चाय, पानी, मठा, जलेबी, गुलाब जामुन की नूह खिलाकर यात्रियों की परेशानी को कुछ कम करने की कोशिश की। यात्रियों की 4 घंटे की परेशानी को अपनी 2.5 महीने से सड़कों पर रहने की मजबूरी समझाई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में किसानों और पुलिस की भिड़ंत भी हुई सुबह, लेकिन फिर धरना समाप्त होते होते पुलिस ने किसानों को गुलाब के फूल पकड़ाए। उधर पानीपत में मुंबई से अमृतसर जा रही पश्चिमी एक्सप्रेस को स्टेशन पर रोका गया। ट्रेन में बैठे यात्रियों ने परेशानी बताई। 4 घंटे से रुकना उनके लिए भारी पड़ा। गुरुग्राम में भी किसान पटरियों पर उतरे तो राजस्थान में दिल्ली पोरबंदर ट्रेन को रोका गया। चरखी दादरी स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को जलेबी और चाय पकौड़े परोसे गए। साथ ही उनके लिए बाजार से बर्फी भी मंगाई गई। वहां तैनात पुलिस वालों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी खाना खिलाया गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, यूपी और देश भर से रेल रोको आंदोलन की कई तस्वीरें आई और हमारे तमाम सहयोगी हम देख सकते हैं कि मौजूद रहे और तस्वीरें आप तक लाएं। तो रेल रोको आंदोलन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने आज केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि किसान फसल की कटाई के लिए वापस जाएंगे। यदि वे मजबूर करेंगे तो हम अपनी फसलों को जला देंगे। उन्होंने एक आयोजित महापंचायत जो थी उसमें बात कही। आइए सुनते हैं उनको। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी। हटाओ। सरकार गलतफहमी में न रहे कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। एक का दाना नहीं देंगे, अपने घर जो का दाना रखेंगे दूसरी फसल में खड़ी में आग लगवा देंगे। ये गलतफहमी मत पड़े किसानों के प्रति। ये 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन भी चलेगा। और दिल्ली की एक का कील काट गाड़ी है, एक का कील दिल्ली की जो गाड़ी है। अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टरों का है। पूरे देश भर में जाएंगे, 40 लाख ट्रैक्टरों को इकट्ठा करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली मौजूद हैं। गजाली, ये जो राकेश टिकैत का बयान है इसको कैसे लिया जाए? क्या वाकई किसान ऐसा कर सकते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से जो वक्तव्य रहा है हर कुछ दिन पे अगर आप कहें तो सरकार ये बात कहती है कि हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान कहते हैं बातचीत के लिए हम भी तैयार हैं, न्योता नहीं आया। और फिर बीच में ये कह देते हैं कि ये आंदोलन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो ये जो महापंचायतें राकेश टिकैत हों या और भी संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स कर रहे थे और अब फिर संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स ने ये कह दिया कि आप ये महापंचायतें ना करें, उससे बेहतर ये होगा कि आप बॉर्डर्स पे लोगों को बुलाएं कि वहां दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर आके बैठें। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की रेलेवेंस ये है कि लोगों में एक तरह का जोश या एनर्जी भरनी है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ और आंदोलन चलाने के लिए चाहे किसानों को जिस तरह की कुर्बानी देनी पड़े वो देने के लिए हम तैयार हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरी यूनियन है या यूनियन के लीडर्स हैं वो अभी भी 26 जनवरी के उस इवेंट के बाद से रिकवर ही कर रहे हैं और एजिटेशन की जो सपोर्ट है उसको टेस्ट कर रहे हैं। ये महापंचायत उसकी टेस्ट है कि आपकी सपोर्ट कम हुई है, ज्यादा हुई है या वहीं की वहीं है। तो ऐसे महापंचायतों में आप जरूर ये देखेंगी कि जो यूनियन के लीडर्स हैं वो आंदोलन के बारे में बात करते हैं, अपनी मांगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो लोग जेल में बंद हैं या गिरफ्तारी जिनकी हुई है उनकी बात नहीं करते हैं। वो भी एक साइकोलॉजिकल गेम है कि आप अपने सामने जो हजारों लोग बैठे हैं उनके अंदर डर पैदा करने वाली बात ना करें, उनके साथ ऐसा वार्तालाप करें, ऐसी वार्तालाप करें या ऐसी बात रखें जिससे उनमें एनर्जी आए। तो अपनी फसल जला देना ये भी कह रहे हैं वो, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम उतनी फसल या प्रोड्यूस उतनी अपने कंजम्पशन के लिए रखेंगे जितने खुद के कंजम्पशन की जरूरत है और बाकी सरकार को बेचेंगे भी नहीं, सरकार को हम नहीं देंगे या जला देंगे। तो वो एक कहीं ना कहीं किसानों के बीच उस एनर्जी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे चाहे आंदोलन कितना भी लंबा खींचे, क्योंकि अभी बिल्कुल स्टेलमेट वाली स्थिति है जो 25 नवंबर या नवंबर और दिसंबर के महीने में थी जब किसान नए नए दिल्ली पहुंचे थे। उस वक्त भी बातचीत का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो अब वही मामला अभी भी है कि 11 या 12 राउंड होने के बावजूद सरकार, प्रधानमंत्री ने लोकसभा राज्यसभा में ये बात साफ कर दी है कि कानून वापस नहीं होने हैं। किसान ये बोल के पंजाब से चले थे कि हम तो वापस करवा के आएंगे, और बीच में जो घटना हुई है तो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए और एजिटेशन को ट्रैक पे लाने के लिए ऐसी बयानबाजी की गई है। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि ये उत्साह बनाए रखने के लिए भी है, क्योंकि एक असर पड़ा है संख्या बल पे जब से पुलिस सख्त कार्रवाई हुई है, कितने किसानों की जान गई है और कुछ लोग लापता भी हैं। बहरहाल आज जो रेल रोको आंदोलन रहा है उससे जुड़ी हुई आपको जानकारी दे दें। ये शांतिपूर्ण तरीके से निपटा है। हापुड़ में हमारे सहयोगी थे, किसानों से झड़प भी यहाँ पर हुई, फिर गुलाब देकर दोस्ती की भी खबरें आई और तस्वीरें भी आई। यात्रियों को परेशानी हुई लेकिन किसानों को अपनी बात उन तक पहुंचानी थी, बता रहे हैं रवि रंजन शुक्ला। कृषि बिल के ऊपर में सरकार और किसान नेताओं के बीच गतिरोध बरकरार है और किसान नेताओं ने आज रेल रोको अभियान चलाया था जो कि 12 बजे से 4 बजे तक है। और ये आप देखिए कि ये 4 बजने वाले हैं, किसान अभी भी यहाँ पर पटरियों पर हैं, तमाम सारे किसान जो है, लेकिन इनकी योजना थी कि यहाँ जो भी ट्रेन आएगी उसको रोका जाएगा और उसके बाद में यात्रियों को जो असुविधा हो रही है उसके लिए माफ़ी मांगा जाएगा, बाकायदा ड्राइवर को फूल दिया जाएगा। लेकिन जो ट्रेन है वो गाज़ियाबाद में ही रोक दी गई और वो मोदी नगर तक नहीं आ पाई। लेकिन फिर भी यहाँ पर 4 घंटे का जो चक्का जाम था वो किसान यहाँ पर करते रहे। हम कुछ किसानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो यात्रियों को परेशानी हुई है इसका मकसद क्या था जो चक्का जाम का है। तो इन सब मसलों पर जो है हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर पुलिस, किसान दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर के लिए जब सुबह 10 बजे ये लोग आए थे तब लग रहा था कि थोड़ा सा गतिरोध बन रहा था पुलिस और किसानों के बीच में, लेकिन उसके बाद में जो किसान हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने अपने पूरा आंदोलन यहाँ पर चलाया है। आप देख सकते हैं किसानों का ये कहना था कि वो यात्रियों को मट्ठी और ये फूल पहनाएंगे, मट्ठी जो है खिलाएंगे, मट्ठा पिलाएंगे। ये बताइए कि ट्रेन तो आई नहीं, ये कल आओगे जब घेर देंगे, माला तो घेर नहीं है। अच्छा ये तो बुक है। अच्छा, तो कल भी घेर सकते हैं? कल भी घेर देंगे, जब मिलेगी, जहाँ मिलेगी वहीं घेर देंगे। अच्छा तो ये आप लोग यहाँ पर आए हुए थे, क्या मकसद था यहाँ पर आने का? यात्रियों को परेशानी हो रही है इतनी ज्यादा? यात्रियों को क्या परेशानी हो रही है? हमें तो 3 महीने से परेशानी ना हो, यात्रियों को 2 घंटे भी हो गई। 1 साल रह गई पूरी रेल बंद, तब यात्रियों को 2 घंटे परेशानी हो गई, हमें 3 महीने हो गए परेशानी होते होते, हमें तो परेशानी हुई नहीं। तो यात्रियों को भी आपने कुछ पानी और गुड़ खिलाया है? पानी लाए, गुड़ लाए, जो भी यहाँ आए है ना, सब उनके खाने की व्यवस्था करे। और इतना भी है, वे परेशान होना होने नहीं देते, अपनी गाड़ियाँ ले लेते, कहीं जाना होता है तो अपनी गाड़ियों से पूछा के भी आते, किसी को प्रॉब्लम होती तो। अच्छा, ऐसा नहीं में किसी को जाना तो अपनी गाड़ी से पूछाते हैं उन्होंने। ये अच्छी बात इन्होंने की है कि और कहीं से भी बहुत कोई हिंसा की खबर नहीं आई, क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरीके से हिंसा हुई थी उसको लेकर किसान नेता इस बार बहुत जागरूक थे और उन्होंने पहले ही कहा था कि किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होने दिया जाएगा। ये आप देखिए कि यात्री हैं, छोटे बच्चे हैं, थोड़ी सी दिक्कत इनको जो है वो ज़रूर हुई, क्योंकि
कुछ घंटे इनको। मैडम थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है आपको, लेकिन किसानों ने कुछ खिलाया बच्चों को, पानी वानी दिया कि नहीं? हाँ जी, पानी भी मिला है, संतरे भी मिले हैं। अच्छा, हाँ जी। तो इस दिक्कत को कैसे देखती हैं? किसान जो समस्या है अभी, किसान जो आंदोलन पर बैठा हुआ है, कैसे आप देख रही हैं उसको? सब लोग परेशान हैं, सुबह से बैठे हुए हैं। वो अपनी कह रहे हैं, सरकार अपनी चला रही है। अब किसकी कहें किसकी ना कहें, क्या बता सकते हैं? उनको क्या समझ आ रहा है, क्या वे करना चाहते हैं भाई, पता नहीं। बातचीत होनी चाहिए किसान और सरकार के बीच में। हाँ जी। किसान की कोशिश है कि यात्रियों को परेशानी न हो, किसी तरीके की हिंसा न हो, लेकिन फिर भी चूंकि ट्रेन जब लेट होती है तो एक स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ी बहुत दिक्कत जो है वो यात्रियों को होती है। लेकिन किसान उनसे हाथ जोड़कर अभी माफ़ी मांग रहे थे कि अगर हमारी वजह से आपको परेशानी हुई है तो आप माफ़ करिए हमें। लेकिन फ़िलहाल सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध बना हुआ है। ये एक स्ट्रेटजी थी किसान नेताओं की कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पर एक दबाव बनाने, ताकि सरकार उनसे बातचीत करने को मजबूर हो। मोदी नगर से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर बहादुरगढ़ में भी बड़ी संख्या में किसान जुटे। किसानों ने यात्रियों से माफी मांगी, उन्हें खिलाया पिलाया और साथ ही जब भी आंदोलन समाप्त हुआ 4 बजे तो सफाई भी की। बता रहे हैं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन में हैं। किसान रेल रोक रहे हैं और लगभग पूरी तरीके से पीसफुली रहा है अब तक किसानों का रेल रोको, लेकिन जो यात्री फंसे हुए हैं उनको खिला पिलाकर उनसे किसान माफी मांग रहे हैं, उनको चाय पिलाई जा रही है। आपका नाम बताइए। मेरा कप्तान सिंह दलाल। कप्तान सिंह जी, कैसे माफी मांग रहे हैं? यात्रियों को क्या कह रहे हैं? हम ये माफी मांग रहे हो भाई, यात्रियों को किसानों की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम इसलिए खाने का फल फ्रूट, चाय, पानी, बिस्कुट, जो भी खाद्य सामग्री है हम किसानों की तरफ से फ्री देने जा रहे हैं, बिल्कुल पिलाई जा रही है। ये परेशान ना हो 4 घंटे के लिए। तो आपने लंगर लगा दिया यहाँ भी स्टेशन पे भी? हाँ, ट्रेन रोकना हमारी मजबूरी है, कोई खुशी नहीं है हमें। हमारी वो भी सरकार को सुनाने के लिए, सरकार सुनती नहीं है। हमारी बैरी सरकार है, अंधी बैरी। तो यहाँ पर लंगर लगा दिया। यात्री आप देखेंगे, यात्री जो है यहाँ पर, ये बताइए क्या किसान आपको चाय पिला रहे हैं? क्या कहा आपसे, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल पिला लें। क्या कह रहे हैं आपसे? कुछ नहीं, वो गलती मान लें कि हम मजबूर हैं। ये कह रहे हैं आपसे। आपका नाम क्या है? सुरेश कौशिक। आप कहाँ जाना है आपको? बठिंडा। बठिंडा जाना है। तो ट्रेन अभी नहीं आई है? नहीं आई, और 4 बजे तक। तो आपको तकलीफ नहीं होने दे रहे हैं? नहीं, कोई नहीं। देखिए, आप ये यात्री हैं जो यहाँ फंसे हुए थे, इनका कहना है कि इनको तकलीफ नहीं होने दे रहे हैं, उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। देखिए, ऐसे ही लंगर लगाया है किसानों ने, सबको चाय पिला रहे हैं, सबको फ्रूट्स भी खिलाए किसानों ने, खाना भी खिलाया, पानी भी दे रहे हैं और यही संदेश दे रहे हैं यात्रियों के। आप देखेंगे केला भी यहाँ पर किसानों ने बांटा है इन यात्रियों को। आप यहाँ पर फंसे हुए हैं, किसान आपको खिला पिला रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपसे? माफ़ी मांग रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि हमारी वजह से परेशानी हुई यात्रियों को। मैं तो ऐसे घर से घूमने के लिए आया हूँ, कोई माफ़ी नहीं। अच्छा, तो ये जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं और उनका कहना है कि जो किसान हैं वो अपनी तरफ से, ये देखिए क्या कह रहे हैं आपसे? आप क्या कह रहे हैं? ये पूछ रहे हैं किसानों की तरफ से कोई परेशानी तो नहीं, ये मना कर रहे हैं कोई परेशानी नहीं। हाँ, बिल्कुल कोई परेशानी। आपका ध्यान रख रहे हैं लोग? हाँ जी, पूरा जी, फल फ्रूट का, खाने का, पीने का, सब मिल कोई भी दिक्कत हो बता दियो। हर एक यात्री के पास जाकर के किसान ऐसे ही उनसे माफी मांग रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपको दिक्कत हुई है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, आपको हम चाय पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। हमारी समस्या भी समझिए कि तीनों कृषि कानून है किसानों के खिलाफ है। तीनों कृषि कानूनों के बारे में बता रहे हैं इनको कि नहीं? हाँ जी, ये बता रहे हैं। बड़ी दुखी हम भी हैं, तब परेशान हुई है। हमने तो 3 महीने हो गए हैं। जब तक हमारे तीनों कानून वापस नहीं ले जाएंगे, जब तक किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे धरने करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, दुनिया पेट भरते रहेंगे, किसी आस पड़ोस में किसी को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। देखिए, तस्वीरें भी कहीं ना कहीं जो 26 जनवरी के बाद नुकसान हुआ था किसान आंदोलन की इमेज को, तो उसकी भरपाई भी कर रहे हैं किसान और यही कह रहे हैं कि हम सबका पेट भरने वाले हैं। यात्रियों को समस्या हुई है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और हम माफ़ी मांग रहे हैं उन यात्रियों से जो यहाँ फंस गए किसानों के रेल रोको के चक्कर में। उनका कहना है कि हम अन्नदाता हैं, हम तकलीफ ज़रूर पहुँचा रहे हैं, लेकिन हम खिलाने वाले हैं और सरकार को हमारी सुननी चाहिए। तो ये तस्वीरें दिल्ली के पास हरियाणा के बहादुरगढ़ की हैं, जहां पर किसान अनूठी तरीके से यात्रियों से माफ़ी मांग रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप खाइए पीजिए और हमारा आंदोलन में साथ दीजिए।
बहादुरगढ़ में सहयोगी एम रवि और राहुल सिंह चौहान के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के उन्नाव। चारा लेने गई 3 लड़कियों में से 2 की मौत हुई गंभीर हालत। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से खबर जहां 3 नाबालिग लड़कियों के जंगल में गंभीर हालत में वो मिली। कल देर रात दृश्य देखकर मन सैर उठा। 2 की तो जान चली गई, लेकिन एक अस्पताल में है। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में चारा लेने गई थी ये तीनों नाबालिग लड़कियां। तीनों को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने 2 को मृत घोषित किया। तीसरी लड़की को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जो वहां की आईजी हैं लक्ष्मी सिंह, उनसे बात की है हमारे सहयोगी कमाल खान ने। उन्नाव में जहां पे वारदात हुई है, आईजी लक्ष्मी सिंह हमारे साथ हैं। पुलिस के लोग कल से इसमें लगे हुए हैं, पोस्टमार्टम भी हो चुका है। किस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या आपको लग रहा है? देखिए, इंक्वेस्ट रिपोर्ट में भी पॉइजनिंग के सिम्टम पाए गए थे, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम से भी हुई है। बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। घटनास्थल पर जो है लाही के खेत में बहुत सारा फ्रॉथ पाया गया था, जो अमूमन पॉइजनिंग के केस में ही पाया जाता है। शरीर पर कोई जाहिरा या कुम चोट नहीं है और किसी भी तरह की असॉल्ट की आशंका निर्मूल साबित होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे। परिवार वालों से भी बहुत लंबे कई राउंड में बातचीतें हो चुकी हैं और उन्होंने लिख के एक तहरीर भी दी है। उन्होंने गांव में किसी के भी ऊपर या गांव के बाहर किसी के भी ऊपर कोई शक जाहिर नहीं किया है। तो अभी अज्ञात में मुकदमा लिखा गया है। हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्दी ही हम किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन अभी कोई किसी पे शक या कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्या चीज़ हो सकती है? हम सारे एंगल्स लेके चल रहे हैं, चाहे जितना भी इम्प्रॉबेबल एंगल क्यों ना हो, हम सारे एंगल्स को लेके चल रहे हैं। हमारे इन्वेस्टिगेशन में एविडेंशियरी वैल्यू पर जो भी हाइपोथेसिस सटीक बैठेगी, हम उधर ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आईजी लक्ष्मी सिंह का कहना है कि कई सारे पहलू हैं जिनके ऊपर पुलिस जाँच कर रही है। उन्नाव में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान हमारे साथ मौजूद हैं, वो उन्नाव में हैं इस समय। कमाल, गांव वाले क्या कह रहे हैं और आप दिन भर आज यहाँ पे रहे हैं, क्या आंकलन है आपका? देखिए, ऐसा है कि बहरहाल अभी दोनों बच्चियों के शव गांव बस अभी अभी आए हैं। एक बच्ची का घर यहाँ था हमारे पीछे की तरफ और एक सामने की तरफ है, तो दोनों शव चले गए हैं। और जहाँ खेत में उनकी बॉडी मिली थी उसके आसपास ही वहाँ पे उनको दफनाया जाएगा। गड्ढा वगैरह खोद लिया गया है, रात में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। दरअसल बहुत सारे लोग इस बात को लेके उनको क्लैरिटी नहीं है कि क्या हुआ है, कैसे हो गया अचानक, कैसे बच्चियां मर गईं। लेकिन ये साफ है कि जहर से मौत हुई है। विसरा को प्रिजर्व किया गया है, उसकी जांच के लिए वो आगरा की लैब में जाता है। वो जहर किस तरह का था उसके बारे में और बाकी चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं। लेकिन कोई बाहरी ऐसी चोटें नहीं हैं, कोई गले वगैरह पे कोई लिगेचर मार्क नहीं है, जैसा पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि बंधी हुई थी या गले में दुपट्टा बंधा था। इस तरह की चीज़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने नहीं आई है। तो जब जहर की पुष्टि होती है तो उसके साथ तीन चीजें आती हैं। पहली ये कि धोखे से एक्सीडेंटली किसी बच्चियों ने कोई ऐसी चीज खा ली जो जहरीली थी और मौत हो गई। दूसरी ये कि खुदकुशी करने के इरादे से कोई ऐसी चीज खाई जिससे उनकी मौत हो गई। और तीसरी है कि किसी और शख्स ने उनको कोई जहर दिया जिससे उनकी मौत हो गई। तो ये 3 पहलू हैं जिसके ऊपर पुलिस जांच कर रही है। कुछ सुराग, कुछ शक हैं पुलिस को, वो शायद पहले से जाहिर नहीं करना चाहती। कुछ और भी एंगल हैं जिसपे वो कुछ लोगों से इंटरोगेट कर रही है, कुछ लोगों से बातचीत हुई है उन लोगों से। तो बहरहाल जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट के ज़रिए और साइंटिफिकली या बयानों के ज़रिए बात साफ ना हो जाए कि वो जहर कैसे उनको मिला, तब तक ये कहना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल कमाल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए और आप नज़र बनाए रखें।
तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश की बातें आगे ले चलेंगे आपको पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो चुनाव करीब आते बढ़ रही है हिंसा, साथ ही रैलियों पर जोर है। ममता बनर्जी ने अमित शाह को सरस्वती मंत्र बोलने की चुनौती दी। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार उफान पर है। गृह मंत्री अमित शाह की परिवर्तन यात्रा आखिरी पड़ाव पर है। आज वो गंगा सागर गए। यहाँ दक्षिण 24 परगना में आखिरी रोड शो रहा, जो शमशान काली मंदिर से आगे बढ़ा। अमित शाह ने फिर नारायणपुर में एक जो शरणार्थी हैं सुब्रतो विश्वास के यहाँ जाकर भोजन किया। उधर ममता बनर्जी ने भी रैली कर बीजेपी पर वार किया। उन्होंने अमित शाह को चुनौती दी कि सरस्वती मंत्र बोलकर दिखाएं। साथ ही कहा कि किसानों का अनादर कर बीजेपी पंजाब में खत्म हो गई है, यूपी में भी चली जाएगी। और इस बयानबाजी के बीच चिंताजनक खबर ये थी कि कल रात मुर्शिदाबाद में मंत्री जाकिर हुसैन रेलवे स्टेशन में हुए बम ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हो गए। 25 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। और जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज घायलों को मंत्री को देखने अस्पताल भी गई थी। तो आइए सुन लेते हैं अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच बयानबाजी कैसी चली। यहाँ पर जो तुष्टीकरण चल रहा है वो तुष्टीकरण बंद कर आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी को ढंग से मना पाओ। इसको परिवर्तन कहते हैं मित्रों, इसको परिवर्तन कहते हैं। इधर में सरस्वती पूजा नहीं होता, उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजार मंत्र बोल, आगे सरस्वती पूजार मंत्र बोल। सरस्वती पूजार मंत्र जानो তোমরা? बोलो अच्छा करके कान खुल के सुनना। हम कह रहा हूं, আমি বলছি জয় জয় দেবী চরাচর সারে কুচশিচ ভূত মুক্তাহারে বিনা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যা কমলা লোচনে বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী সরস্বত্যই নমো নমো ওং ভদ্রলৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যই নমো নমো বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ विद्यास्थाने बोए बचो, एटा सरस्वतीर मंत्र। तो पश्चिम बंगाल की चुनावी बयानबाजी के बाद आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना से खबर है। तेलंगाना में एक वकील जोड़े की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। जीवमन राव और उनकी पत्नी पीवी नागमणि को सड़क पर सरेआम चाकू से गोद दिया गया था। वहां से गुजर रहे एक शख्स ने इस पूरी वारदात का वीडियो बना दिया। एक दूसरे वीडियो में घायल महिला कार की सीट पर फंसी हुई दिखी, जबकि उनके पति सड़क पर पड़े हुए थे। उनका खून बह रहा था। वो आरोपी का नाम बताते नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक आरोपी का नाम कुंटा श्रीनिवास है, जो टीआरएस नेता है। दोनों पति पत्नी तेलंगाना हाईकोर्ट में वकालत करते थे और दोनों गरीबों की कानूनी तौर पर बड़ी सहायता करते थे। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी निहाल किदवाई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वकील दंपत्ति की हत्या को काफी गंभीरता से लिया है। मुख्य न्यायाधीश ने इस हत्याकांड को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए राज्य सरकार को जांच के लिए नोटिस जारी किया। सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी खुद ही संज्ञान लिया कोर्ट ने। एडवोकेट जनरल को यह निर्देश दिया गया कि इस मामले की जांच से जुड़ी हुई स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाए। एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का अदालत में पक्ष रखते हैं। एडवोकेट जनरल को यह निर्देश भी दिया गया कि जो वीडियो क्लिप्स सामने आई हैं इस हत्याकांड के वक्त की, उन्हें संरक्षित किया जाए, क्योंकि यह काफ़ी अहम है और एक पुख्ता सबूत के तौर पर अदालत में ट्रायल के वक्त इन्हें पेश किया जाए। ये वकील दंपत्ति गरीब लोगों के मसीहा के तौर पर जाने जाते थे। वो गरीब लोगों को कानूनी और आर्थिक मदद दिया करते थे। एक आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर भी इनकी पहचान थी। हाल ही में जब एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ तो ये खुद ही उन्हें लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग गए। कहा जा रहा है कि एक मंदिर से जुड़े हुए ज़मीन के विवाद की वजह से इन दोनों की हत्या कर दी गई। माफ़ कीजिएगा।
जो हत्यारे हैं उनके बारे में कहते हैं कि इनका संबंध TRS से है, यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से। ये वो पार्टी है जो तेलंगाना में सत्तारूढ़ है। इसलिए हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, और इसलिए भी गंभीरता से लिया है क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले ही निर्देश जारी किए थे कि इस दंपत्ति को सुरक्षा दी जाए और पुलिस उनकी हिफाजत सुनिश्चित करे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। दुखद है कि गरीबों की सहायता करने वालों का ये हश्र हुआ। बहरहाल देश की बात में आगे खबर हम मध्य प्रदेश से बताएंगे आपको। यहाँ पर जो पेट्रोल के दाम है 100 से ऊपर पहुँच गए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 10वें दिन बढ़ोतरी के चलते मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर के पार हो गई है। राज्य के अनूपपुर में पेट्रोल ने शतक जड़ा है। मध्य प्रदेश में अनूपपुर में साधारण पेट्रोल ने सैकड़ा जड़ दिया है। जिले में नॉर्मल पेट्रोल 100 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आज की महंगाई में 100 रुपए हो गया। क्या ऐसा और कभी हुआ है? पिछले कई वर्षों में ऐसा हुआ? नहीं। क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए? रेट कम होना चाहिए और क्या होना चाहिए। में क्या दाम है पेट्रोल के? 100 रुपए 24 क्या परेशानी जा रही है इतने महंगे पेट्रोल डलवाने में? परेशानी जा रही है क्या? जैसे डेली का 100 रुपए अब लीटर है तो परेशानी तो जा रही है, इतना महंगा दाम है। राजधानी भोपाल में पेट्रोल 97 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर, डीजल 88 रुपए 49 पैसे और प्रीमियम पेट्रोल 101 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इस महंगाई ने छात्र, कामकाजी सबका बजट बिगाड़ दिया है। बहुत दिक्कतें हैं क्योंकि अब घर में तो हम लोग को मंथली जितना पैसा आता है एडजस्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि अब इतना आना जाना पड़ता है कॉलेज एंड ऑल, तो एकदम से प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो स्टूडेंट हैं आप? जी सर। तो बहुत मुश्किल हो बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि अब हम लोग को आना है, कॉलेज दूर है, तो कितना मैनेज करेंगे चीज़ें। कोविड के चक्कर में अब बसेस से कम ट्रैवल कर रहे हैं लोग। ट्रैवल कर रहे हैं। MP उन राज्यों में है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगता है। हाँ। आपको लगता है ये भी एक बड़ी वजह है कि डेली? बड़ी वजह है ये बड़ी वजह है। डे बाय डे ऐसे इंक्रीज होगा तो फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ना सभी लोग। ये जो नौजवान पीढ़ी है जिनको रोज़ अपने कॉलेज जाना पड़ता है, उनकी भी दिक्कत बड़ी है। वो कह रहे हैं कि एक तरह से सोचना पड़ेगा, कोरोना की वजह से बसों में यात्रा करना उनके लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में जब रोज़ाना अपने स्कूटर या बाइक से जब कॉलेज आना जाना कर रहे हैं, उसके लिए भी उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल पर राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला राज्य है। यहाँ पेट्रोल पर 33% वैट लगता है और इसके अलावा हर लीटर पर 4.5 रुपये सेस भी लगाया जाता है। इसी तरह डीजल पर 23% वैट के अलावा 3 रुपये प्रति लीटर सेस देना होता है। सरकार में एक मंत्री जी वर्तमान के सवाल पर सोलर ऊर्जा टाइप भविष्य के जवाब दे रहे हैं, दूसरे सवाल सुनते ही कार चलाने लगते हैं। ये तो पेट्रोल और डीजल के दाम भारत सरकार ने जो वहाँ पर डेली बेसिस पे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होते हैं उसके अनुसार तय होते हैं। अगर वहाँ कम हो जाते हैं तो इधर भी कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं वहाँ बढ़ जाते हैं। देखिए, आगे आने वाले दिनों में मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय जो भाव हैं उस पर हमारा कंट्रोल हो उसकी व्यवस्था की है। जिस प्रकार से सोलर का उपयोग आगे आने वाले समय में परिवहन पर होगा, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गाड़ियां देश में लाने का मोदी जी का निर्णय है, वो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उस पर हमारे नियंत्रण को और मजबूत करेगा। विपक्ष कहीं सिलेंडर लेकर प्रदर्शन कर रहा है तो कहीं मोटरसाइकिल की अर्थी निकाल रहा है। कहाँ गई वो साइकिल, कहाँ पंचर हो गई, ये कमलनाथ जी ने भी पूछा है। कुल मिलाकर जब डीजल के भाव बढ़ते हैं तो किसान परेशान और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, महंगाई लगातार बढ़ जाती है, वो बढ़ रही है। कोरोना काल में लोग परेशान हैं, काम धंधे बंद हो गए, नौकरियां चली गई और ऊपर से डीजल पेट्रोल की मार और रसोई गैस की मार। फिलहाल केंद्र सरकार ने कीमतें घटाने पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना ज़रूर कहा कि अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता को घटाने पर काम किया होता
तो शायद मध्यम वर्ग को इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और इस खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।